नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। आपका स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम तहलका एक्सक्लूसिव में, जहां हम बात करते हैं खबरों की बारीकी से और उनके संपूर्ण विश्लेषण के साथ। आज सबसे पहले खबरों के मेन्यू को देख लेते हैं। आज खबरों में क्या क्या है। सबसे पहली खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है, जहां सेना ही सब कुछ है। आज विश्लेषण करेंगे कि सेना ही सब कुछ पाकिस्तान में आखिर क्यों होती है। वहां के पूर्व पीएम जो कि जेल में बंद है, इमरान खान ने आर्मी चीफ को लेकर के कुछ बयान दिया है। इसलिए दिया क्योंकि बुरी तरह से मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान में सेना प्रमुख को फील्ड मार्शल की उपाधि दी जा रही है। बड़ा हास्यास्पद सा लगता है। उनके आज तक के सेना के तख्ता पलटों को भी देखेंगे, कब कब हुए और कैसे कैसे हुए। दूसरी खबर में बात होगी उत्तराखंड की चारधाम यात्रा और चारधाम यात्रा के दौरान होने वाले सड़क हादसों की। आज एक बार फिर से एक और बड़ा हादसा हो गया, या फिर यूं कह लें कि उससे भी ज्यादा बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन वो हादसा बाल बाल बच गया। इसके अलावा आज की तीसरी खबर में हम बात करेंगे जापान में चावल का संकट आखिर क्यों पड़ा है और इस चावल संकट से जापान में क्या कुछ असर पड़ रहा है। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि जापान में चावल संकट के बाद एक मंत्री की कुर्सी कैसे चली गई। साथ ही ये बताएंगे कि जापान में चावल सिर्फ खान पान नहीं बल्कि उससे भी बहुत कुछ ज्यादा है। तो चलिए आज की इन खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात पाकिस्तान को लेकर। लंबे समय से जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने ही देश के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का मजाक उड़ाते हुए उन पर निशाना साधा है। इमरान खान ने गुरुवार को यह कहा कि असीम मुनीर को खुद को फील्ड मार्शल नहीं बल्कि राजा की उपाधि दे देनी चाहिए थी। आपको बताएं हम कि अभी भारत से मुंह की खाने के बावजूद भी पाकिस्तान में उनके जनरल खुद को फील्ड मार्शल की उपाधि दे रहे हैं। फील्ड मार्शल की उपाधि सेना में काफी बड़ी होती है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि पाकिस्तान में वहां का सेना का प्रमुख ही वहां का राजा है, वही वहां का तानाशाह है, वही सब कुछ है, बल्कि वही पूरा पाकिस्तान है। और इसी सिलसिले में पाकिस्तान में ये घटनाक्रम हुआ है और वजह यही है कि पाकिस्तान आज तक कभी तरक्की नहीं कर पाया। तो इमरान खान ने यह कहा है कि फील्ड मार्शल नहीं बल्कि उन्हें खुद को राजा की उपाधि दे देनी चाहिए। आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को बीते मंगलवार को फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोशन दिया गया। उन्हें यह प्रमोशन हाल ही में भारत के साथ हुए भूमिका निभाने के लिए मिला है, लेकिन कौन सी भूमिका यह समझ से परे है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार हमेशा से ही सेना के दबाव में रही है, इसी कारण असीम मुनीर पर निशाना साधा जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि असीम मुनीर ने खुद को प्रमोशन दे दिया। यह हिसाब किताब पाकिस्तान का है। इमरान खान का कहना है सोशल मीडिया पर उन्होंने संदेश भेजा, क्योंकि जिस देश का पूर्व प्रधानमंत्री जेल में हो वो कैसे अपनी बात कहे। तो सोशल मीडिया पर उन्होंने संदेश भिजवाया कि असीम मुनीर जो कि जनरल है, इनको फील्ड मार्शल बनाया गया। हालांकि असीम मुनीर को राजा की उपाधि देना ज्यादा बेहतर होता, ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में अभी जंगल कानून लागू है और जंगल में सिर्फ एक ही राजा होता है। आपको बता दें कि असीम मुनीर पाकिस्तान के दूसरे सेना प्रमुख हैं जिन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई है। इससे पहले ये उपाधि अयूब खान को मिली। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान को ऐसी जगह बना दिया गया है जहां कानून केवल कमजोरों पर लागू होता है, शक्तिशाली लोगों पर लागू नहीं होता है। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में है। इमरान खान ने कहा कि उनके साथ कोई भी सौदा नहीं किया गया है, ये सारी बातें झूठी हैं। हालांकि इमरान खान ने खुले तौर पर सेना को आमंत्रित किया और कहा कि अगर सेना सच में पाकिस्तान के हितों और भविष्य की परवाह करती है तो वो उनके साथ बातचीत कर सकती है। इमरान खान ने यह भी कहा, उन्होंने पाकिस्तान के जो पीएम है, वर्तमान पीएम शहबाज शरीफ को भारत की ओर से एक हमले के बारे में भी आगाह किया है। इमरान खान ने कहा है कि शहबाज को ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। इमरान खान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान इस वक्त बाहरी खतरों, आतंकवाद में बढ़ोतरी और आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। निश्चित रूप से यहां पाकिस्तान में मिलिट्री शासन के लिए कई सारे ऐसे घटनाक्रम है जो कि पाकिस्तान में हुए इन अभी तक के तख्ता पलटों को लेकर यह बताता है कि किस तरह की स्थिति पाकिस्तान में रही है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जहां लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं बार बार सैन्य हस्तक्षेप का शिकार होती रही हैं। पाकिस्तान 1947 में आजादी के बाद से ही सेना ने कई बार पाकिस्तान पर सत्ता कब्जा किया है। ये केवल तख्ता पलट का इतिहास नहीं बल्कि एक राष्ट्र को लोकतांत्रिक उसके जो सपने थे उनके टूटने की भी कहानी है। पाकिस्तान 1947 में भारत से अलग हुआ, उसके बाद से यह देश राजनीतिक अस्थिरता का शिकार बना और सैन्य हस्तक्षेप का गवाह रहा। अपनी 77 साल की आजादी में से लगभग आधे से ज्यादा समय पाकिस्तान पर सीधे या फिर परोक्ष रूप से सेना का शासन ही रहा है, जैसा कि इस वक्त भी वर्तमान समय में है। अब इतिहास ये देखेंगे कि कब कब पाकिस्तान में तख्ता पलट हुए, किसने किए और क्या परिस्थितियां थी।
पहला तख्ता पलट जनरल अयूब खान के नेतृत्व में 1958 में पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान को अपना पहला संविधान 1956 में मिला था, लेकिन ये लोकतांत्रिक स्थिरता नहीं ला पाया। जैसे कि भारत में डेमोक्रेटिक जो स्टेबिलिटी थी वो बनी हुई थी, पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो पाया। देश में राजनीतिक उथल पुथल चरम पर थी, अभी भी है। अक्टूबर 1958 में राष्ट्रपति सिकंदर मिर्जा ने देश में मार्शल लॉ लगा दिया और सेना प्रमुख जनरल अयूब खान को मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक नियुक्त किया गया। मार्शल लॉ किसी भी देश में आवश्यक और आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान या जंग जैसी परिस्थितियों के दौरान लगाया जाता है। लेकिन 2 हफ्ते के भीतर ही अयूब खान ने मौका देखा और मिर्जा को हटाकर खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। यहां से पाकिस्तान में तख्ता पलटों की कहानी शुरू होती है और यह बताती है कि पाकिस्तान में सेना कितना प्रभाव रखती है। अयूब खान ने 1962 में एक नया संविधान लागू कर दिया। हैरानी वाली बात यह भी है, और खुद को एक मजबूत नेता के रूप में पेश किया। उनके शासनकाल में कुछ आर्थिक प्रगतियों के होने के दावे भी किए गए, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। इसी दौरान 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। उनके शासनकाल की यह बहुत बड़ी घटना थी, जिसके बाद अपनी लोकप्रियता में उनकी जो लोकप्रियता थी उसमें गिरावट आई, क्योंकि भारत से 1965 के युद्ध में इन्हें मुंह खानी पड़ी। 1969 में जनता के भारी विरोध के बाद उन्हें यह पद छोड़ना पड़ा और सत्ता एक और जनरल के हाथों में सौंप दी गई। अब यहां पर दूसरा सैन्य शासन लागू होता है जनरल याह्या खान के नेतृत्व में 1969। अयूब खान ने जब सत्ता छोड़ी तो उन्होंने उसे तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल याह्या खान को सौंप दिया था। जनरल याह्या खान ने भी देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान की परिपाटी यही रही है कि उनके जो भी सेना के प्रमुख होते हैं वो चाहते हैं कि उनके अलावा कोई और आए ही ना। उनके शासनकाल को पाकिस्तान के इतिहास का सबसे दर्दनाक शासनकाल माना जाता है। 1970 में उन्होंने आम चुनाव भी कराए। अब सोचिए, किसी देश में एक तानाशाह है, वो आम चुनाव करवा रहा है, ये अपने आप में पहले तो अजीबोगरीब बात है। इसमें पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है, इसकी आवामी लीग ने भारी बहुमत हासिल किया, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान ने सत्ता हस्तांतरित करने से इनकार कर दिया। इससे पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह भड़क गया और उसके बाद हमने मार्च 1971 का घटनाक्रम देखा। मार्च 1971 में याह्या खान ने पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश मुक्ति संग्राम शुरू हुआ और अंततः 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसमें भारत की जीत हुई। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में अलग हो गया और दुनिया के नक्शे पर एक और देश आया। इस करारी हार और देश के विभाजन के बाद याह्या खान को अपना पद छोड़ना पड़ा और सत्ता एक निर्वाचित नेता जुल्फिकार अली भुट्टो को मिल गई। ये एक लंबे समय के बाद सत्ता ऐसे व्यक्ति के हाथ में गई जो कि एक निर्वाचित नेता था। अब लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चला। तीसरा और सबसे लंबा सैन्य शासनकाल रहा है जनरल जियाउल हक का। 1977 में पाकिस्तान में एक संक्षिप्त लोकतांत्रिक अंतराल के बाद एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए लोकतंत्र आया, लेकिन उसके बाद 1977 में एक और तख्ता पलट हो गया। तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल जियाउल हक ने ऑपरेशन फेयर प्ले के तहत जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को बेदखल कर दिया, भुट्टो को गिरफ्तार कर दिया और बाद में एक विवादास्पद मुकदमे के बाद उन्हें फांसी दे दी गई। यह स्थिति पाकिस्तान की है, जहां पर एक सेना का जनरल एक चुने हुए नेता को फांसी भी दिला सकता है। जियाउल हक का शासन लगभग 11 साल तक चला। यह पाकिस्तान के इतिहास का सबसे लंबा सैन्य शासन था। उनके कार्यकाल में पाकिस्तान का इस्लामीकरण तेजी से हुआ, जहां शरिया कानून को लागू किया गया और सामाजिक धार्मिक नीतियों में कड़ापन डालने की कोशिश की गई। अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के हस्तक्षेप के बाद उन्हें अमेरिका का समर्थन भी मिला, जिससे पाकिस्तान की भू और राजनीतिक भूमिका बढ़ गई। लेकिन देश में कट्टरपंथ को भी बढ़ावा मिला। 1988 में एक सस्पिशियस विमान दुर्घटना में जियाउल हक की मौत हो गई और इसके बाद पाकिस्तान में एक बार फिर से लोकतंत्र बहाल हो गया। यानी कि जब मॉनसून आता है तो आपने जो स्थितियां देखी होंगी, बादल आते हैं, बारिश आती है, फिर धूप आ जाती है, ऐसा ही पाकिस्तान में लोकतंत्र भी आता जाता रहा, लेकिन सैन्य तख्तापलट लगातार होते चले गए। चौथा तख्तापलट जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया 1999 में। जियाउल हक की मौत के बाद बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकारें जरूर बनी, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। 1999 में एक बार फिर से सेना ने सत्ता संभाली। तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार का तख्तापलट कर दिया। यह तख्तापलट कारगिल युद्ध के बाद हुए राजनीतिक तनाव के बीच में हुआ। उसी दौरान कारगिल का युद्ध भी हुआ था। इसमें एक बार फिर से पाकिस्तान ने मुंह दिखाया। मुशर्रफ ने खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया और बाद में राष्ट्रपति भी बन गए। उनके शासनकाल में पाकिस्तान ने 9/11 के बाद आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का साथ भी दिया और उनके कार्यकाल में कुछ आर्थिक सुधार भी देखने को मिले, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन और मानव अधिकारों का उल्लंघन लगातार चलता रहा।
साल 2007 में उन्होंने देश में आपातकाल लगा दिया, जिससे न्यायपालिका और मीडिया के साथ उनका टकराव बढ़ गया। 2008 में गंभीर राजनीतिक दबाव और महाभियोग की धमकियों के बाद परवेज मुशर्रफ ने अपना पद छोड़ दिया और पाकिस्तान में फिर से लोकतंत्र बहाल हो गया। जैसे दिल्ली में ऑड इवन गाड़ियां चलती हैं, वैसे पाकिस्तान में लोकतंत्र चलता है सैन्य तख्तापलट के बीच में। पाकिस्तान में सैन्य शासन का यह इतिहास इस बात का प्रमाण है कि एक मजबूत सेना जो देश की रक्षा के लिए बनी है, कैसे बार बार राजनीतिक सत्ता के केंद्र में आ जाती है। इन तख्तापलटों ने पाकिस्तान के लोकतांत्रिक संस्थानों को काफी कमजोर किया, राजनीतिक नेताओं को अस्थिर किया और पूरे देश के विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है। आज भी भले ही पाकिस्तान ने नाम मात्र के लिए लोकतांत्रिक सरकारें हों, लेकिन सेना का प्रभाव देश विदेश की उनकी देश और विदेश नीतियों, रक्षा नीतियों, आंतरिक मसलों में बहुत ज्यादा गहरा रहता है। यही स्थिति पाकिस्तान के भविष्य के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, जहां जनता को आज भी एक स्थिर और वास्तविक लोकतांत्रिक शासन की तलाश है जो सैन्य हस्तक्षेप के साये से मुक्त हो। पाकिस्तान का सैन्य इतिहास बहुत जटिल और दुखद गाथा है, जो हमें याद दिलाती रहती है कि लोकतंत्र की जड़ें कितनी नाजुक हो सकती हैं और कैसे एक शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठान एक राष्ट्र की नियति को बदल सकता है। क्या पाकिस्तान कभी इस दुष्चक्र से बाहर निकल पाएगा? कह पाना काफी मुश्किल है और यह सवाल हमेशा से ही इसी तरीके से जारी रहेगा। अब सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान में क्या वर्तमान समय में भी ऐसी स्थितियां हैं? जिस देश का सेना प्रमुख मुंह के खाने के बाद ऑपरेशन सिंदूर और जो स्ट्राइक्स भारत के द्वारा की गई हैं, उसके बाद खुद को फील्ड मार्शल की उपाधि से सम्मानित कर रहा हो, तो उस देश में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में वहां का प्रधानमंत्री पता नहीं कौन सी जेल में होगा। तो ये था पाकिस्तान के सैन्य तख्तापलटों और उनके देश के हिसाब से उनकी मजबूत जो सेना जो वहां पर राजनीतिक स्थिरता को कभी नहीं ला पाई, उसका एक गहन विश्लेषण। अब अगली खबर का रुख करेंगे और बात करेंगे उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान होने वाले हादसों को लेकर। उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा चल रही है। ये यात्रा पूरी चरम पर है। लाखों श्रद्धालु देश दुनिया से चारों धामों के दर्शन करने के लिए उत्तराखंड में आते हैं। यहाँ की सुंदरता और यहाँ के पहाड़ी रास्ते जितने खूबसूरत है उतने ही खतरनाक हैं। इन पवित्र धामों की ओर जो पहाड़ी रास्ते होकर के जाते हैं, उनसे सफर करना लोगों को सुहाना भी लगता है, लेकिन कई बार यही रास्ते इस यात्रा का एक स्याह पहलू भी बन जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि इन पर कई सड़क हादसे होते हैं। हर साल चारधाम यात्रा के दौरान होने वाले सड़क हादसे चिंता का सबब बनते जा रहे हैं, चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। आज एक बार फिर से उत्तरकाशी में एक और सड़क हादसा हुआ। हालांकि ये बस अगर गहरी खाई में गिरती तो ज्यादा बड़ा हादसा हो सकता था। पिछले दिनों हमने इसी तरीके के कई हादसे दिखे और हर दिन लगभग छोटे मोटे हादसे तो चारधाम यात्रा मार्ग पर होते ही रहते हैं, जो तीर्थ यात्रियों की आस्था के साथ साथ उनकी सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं। उत्तराखंड की दुर्गम पहाड़ी सड़कें जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है, वही कई बार मौत का रास्ता भी बन जाता है। चारधाम यात्रा जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ शामिल है। हर साल लाखों भक्त आते हैं, उनको आकर्षित करते हैं ये रास्ते, लेकिन भारी भीड़, चालकों की लापरवाही, सड़कों की खराब स्थिति और मौसम की अनिश्चितता के कारण ये पवित्र यात्रा कई बार जानलेवा साबित हो जाती है। इस वर्ष की चारधाम यात्रा में भी लगातार हादसों का सिलसिला जारी है, लेकिन ये हादसे होते क्यों हैं, इसके प्रमुख कारण क्या हैं, इन पर जरा नजर डालें। चालकों की लापरवाही और थकान पहला कारण। अक्सर ये देखा गया है कि यात्रा वाहन चालक जो लंबी दूरी से यात्राएं करके यहां पहुंचते हैं, जिससे थकान काफी ज्यादा बढ़ जाती है, उससे भी सड़क हादसे होते हैं। शराब के नशे में वाहन चलाना, तेज गति और ओवरटेक करना भी दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण पहाड़ी सड़कों पर माना जाता है। अभी कल की ये खबर थी, विकासनगर में एक बस जो है उसका ड्राइवर शराब के नशे में धुत था, जिसके बाद उसके यात्रियों ने सूझबूझ दिखाई और परिवहन विभाग ने सूझबूझ दिखाई, उस ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। इस तरह के कई ड्राइवर चारधाम यात्रा के दौरान दुर्घटना का शिकार बन जाते हैं। ये विकासनगर से अभी जो मैंने आपको खबर बताई, ये इसका एक सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि पहाड़ी रास्ते संकरे होते हैं, घुमावदार होते हैं, कई जगहों पर क्षतिग्रस्त होते हैं। पहाड़ी दरकने और भूस्खलन के कारण भी सड़कें अवरुद्ध या खराब हो जाती हैं, जिससे खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। कई वाहन क्षमता से अधिक यात्रियों को लेकर के जाते हैं, खासकर छोटे टैक्सी, मैक्सी वाले, जिससे संतुलन बिगड़ने और ब्रेकिंग में दिक्कत आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और वाहन की तकनीकी खामियां, कई बार वाहनों का रखरखाव सही तरीके से नहीं होता, ब्रेक फेल हो जाते हैं और अन्य टेक्निकल फॉल्ट भी आ जाते हैं, जो कि हादसों का कारण बनते हैं। एक और महत्वपूर्ण कारण मौसम की मार भी है। पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक बारिश, कोहरा या फिर भूस्खलन जैसी मौसमी घटनाएं भी होती हैं, जिससे विजिबिलिटी कम हो जाती है और सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं। अब इसमें सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी लगातार प्रयास किए जाते हैं। एक तो जन जागरूकता अभियान चलाना, जन जागरूकता अभियान लगातार चलाए जाते हैं। सड़कों को दुरुस्त करना, वाहनों की फिटनेस चेक करना, उनके कागजात चेक करना, ड्राइवरों पर नजर रखना, इस तरीके के काम भी किए जाते हैं, लेकिन इनको और बड़े पैमाने पर करने की भी आवश्यकता है।
उत्तराखंड सरकार और पुलिस प्रशासन इन हादसों को रोकने के लिए कई कदम उठा रही है। प्रमुख चेक पोस्टों पर वाहन चालकों की अल्कोहल जांच होती है, फिटनेस जांच होती है, ओवर स्पीडिंग पर नियंत्रण और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात रहती हैं। हालांकि लाखों की संख्या में उमड़ रहे श्रद्धालु और भौगोलिक चुनौतियों के कारण इन उपायों को पूरी तरह से लागू करवाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और चारधाम यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि एक परीक्षा भी है। उम्मीद है कि प्रशासन और तीर्थयात्री दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे ताकि वो इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित और यादगार बना सकें, न कि त्रासदी का कारण। सरकार को इस दिशा में और अधिक गंभीर कदम उठाने होंगे ताकि देवभूमि में आस्था और सफर सुरक्षित रहे। तो वहीं यात्रियों को भी अपनी समझ और सूझबूझ और सावधानी दिखानी होगी ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित रहे, वो किसी हादसे का शिकार न हो। अब हम तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं और तीसरी खबर में आपको लिए चलेंगे। जापान में आजकल एक अनोखा संकट पैदा हो चुका है। जापान में आजकल चावल का संकट चल रहा है। शुक्रवार 23 मई को जारी महंगाई के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले महीने जापान में चावल की कीमतें एक साल पहले की तुलना में, यानी कि एक साल पहले जो थी उससे 98% अधिक बढ़ गई। खास बात यह भी है कि चावल के चक्कर में ही जापान के कृषि मंत्री की कुर्सी तक चली गई। तो चलिए समझते हैं कि चावल की कीमत में तेज वृद्धि के पीछे कौन कौन से फैक्टर हैं और कैसे प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की सरकार के लिए ये एक बड़ा सिरदर्द बन गया है। इसका फैक्टर नंबर 1 है चावल की कमी। विशेषज्ञों का मानना है कि चावल की कीमतों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण इसकी सप्लाई की कमी है। किसी भी चीज के दाम तब बढ़ते हैं जब उसकी सप्लाई में कमी आ जाती है और उसकी डिमांड में उछाल आ जाता है। डिमांड एंड सप्लाई का रूल। चावल जापान का एक ऐसा स्टेपल फूड है जो कि सदियों से जापानी संस्कृति में गहराई से समाया हुआ है। चावल की किल्लत के पीछे के कारकों में 2023 में भीषण रिकॉर्ड गर्मी भी शामिल है, जिससे फसल प्रभावित हुई। दूसरी तरफ 2024 में मांग में वृद्धि हुई। कुछ हद तक बड़े पैमाने पर भूकंप की चेतावनी के बाद भी लोगों ने घबराहट में आकर के चावल की खरीदारी बड़े पैमाने पर कर दी, लेकिन उस स्तर का भूकंप जापान में आया नहीं। बावजूद इसके बड़े स्तर पर खरीदारी की वजह से खुले बाजार में चावल की किल्लत शुरू होने लगी। अब इसका दूसरा फैक्टर है खेती कम होना। सालों से जापान में चावल की खपत में गिरावट देखी गई, तो वहां की सरकार ने एक ऐसी नीति बनाई कि चावल की जगह अन्य फसलों को उगाने पर जोर रहे। साथ ही जापान की बढ़ती आबादी के अनुरूप कई चावल किसान बूढ़े हो चुके हैं और उनके बच्चे खेती का ये काम संभालना नहीं चाहते। ठीक यही चीजें हमें भारत जैसे देश में भी देखने को मिलती है। कृषि मंत्रालय के अनुसार लगभग 90% व्यक्तिगत फार्म 60 से अधिक उम्र के किसानों के द्वारा संचालित किए जाते हैं और 70% के पास कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है। यानी कि इनकी 70% जो किसानों की जनरेशन है वो अपनी आखिरी जनरेशन है जो कि चावलों का उत्पादन करती है। चावल के खेतों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि की मात्रा भी साल 2024 में घटकर 2.3 मिलियन हेक्टेयर यानी कि 5.7 मिलियन एकड़ रह गई, जो कि 1961 में 3.4 मिलियन हेक्टेयर के उच्चतम स्तर पर थी और उससे बहुत कम इस बार है। इसका फैक्टर नंबर 3 है स्टॉक में कमी। सरकार ने फरवरी में अपने कुछ आपातकालीन भंडार यानी कि रिजर्व की नीलामी शुरू की थी। इससे पहले आपदाओं के दौरान इनका उपयोग किया जाता, लेकिन अब चावल की सप्लाई के कम होने की वजह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। 1995 में स्टोर बनाने के बाद यह पहली बार है कि रिजर्व के चावलों को बेचने के पीछे की वजह सप्लाई चेन की समस्याएं बताई जा रही हैं। लेकिन लेटेस्ट डेटा से पता चलता है कि इस कदम का अब तक बहुत कम प्रभाव पड़ा है। एक यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर मासायुकी ओगावा ने कहा है कि इसीलिए क्योंकि रिजर्व में मिश्रित चावल होते हैं, न कि किसी विशेष क्षेत्र की या फिर किसी विशेष किस्म के चावल जो कि लोकप्रिय होते हैं और अधिक ब्रांडेड होते हैं। ओगावा ने बताया है कि औसत कीमतों के संदर्भ में ब्रांड नेम वाले चावल की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि रिजर्व वाले चावल के आने से भी औसत मूल्य में बहुत कमी नहीं आई है। रिजर्व चावल जारी होने पर भी सुपरमार्केट में खुदरा कीमतों में गिरावट आना मुश्किल हो गया। इसका फैक्टर नंबर 4 है राजनीतिक संकट। सालों की स्थिरता या गिरती कीमतों के बाद जापान की जनता को महंगाई की डायन सता रही है और वो सरकार के लिए जनता के समर्थन को प्रभावित कर रही है। जापान में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एलडीपी ने दशकों तक लगभग बिना रुके शासन किया, लेकिन उसने पिछले साल अपना बहुमत खो दिया और उसे गठबंधन बनाना पड़ा। यह भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। अब जापान में चावल का महत्व सिर्फ एक अनाज के रूप में नहीं है, बल्कि ये उनकी संस्कृति, उनकी अर्थव्यवस्था, उनके इतिहास और यहां तक कि धर्म का भी एक अभिन्न अंग है। इसे जापान की आत्मा भी कहा जा सकता है। पहली वजह मुख्य भोजन और उनके खान पान की रीढ़।
दैनिक आहार की बात करें तो चावल जापानी लोगों का मुख्य भोजन है। उनके हर भोजन का एक केंद्रीय हिस्सा रहता है। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक चावल उनके आहार में अनिवार्य रूप से शामिल होता है। उनके पारंपरिक व्यंजन जैसे सुशी, ओनिगिरी जो कि चावल के गोले होते हैं, डोंबुरी चावल के ऊपर टॉपिंग होती है, और विभिन्न प्रकार के नूडल्स जैसे सोबा और उडोन जो अक्सर चावल के साथ परोसे जाते हैं। ऐसे अनगिनत जापानी व्यंजन चावल के बिना अधूरे हैं। पोषक तत्वों की अगर बात करें तो जापानी आहार जिसमें मुख्य रूप से चावल, ताजा समुद्री भोजन और उबली हुई सब्जियां शामिल होती हैं, ये जापान का मुख्य आहार है। इसको अक्सर जापानी लोगों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य से जोड़ा जाता है। इसका सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व क्या है? शिंटो धर्म में चावल का विशेष महत्व माना जाता है। धान के देवता इनारी को फसल और समृद्धि का देवता माना जाता है। शिंटो मंदिरों में चावल से बने साके यानी कि चावल की शराब का चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है, और कई धार्मिक अनुष्ठानों में चावल का उपयोग भी होता है। अच्छी फसल और समृद्धि के लिए कई उत्सवों में भी चावल प्रमुख भूमिका निभाता है। भारत में भी ये परंपरा कई जगहों पर हमें देखने को मिलती है। समारोह और त्योहारों से चावल का जुड़ाव भी काफी ज्यादा है। जापान में कई पारंपरिक त्योहार और समारोह चावलों की खेती और कटाई से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए ताउम मात्सुरी यानी कि धान रोपण उत्सव, जो उत्तराखंड से भी आप रिलेट कर सकते हैं। यहां पर भी कई जगहों पर इस तरीके से उत्सव के साथ चावल की रोपाई की जाती है, धान की रोपाई की जाती है। और दूसरा त्योहार ओबो मात्सुरी यानी कि कटाई के बाद का उत्सव, ये दोनों प्रमुख है। यानी कि चावल धान की बुवाई के समय, उसकी कटाई के समय, दोनों समय उत्सव मनाया जाता है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि चावल जापान के लोगों के जीवन का, उनकी संस्कृति का, सभ्यता का एक कितना गहरा हिस्सा है, और उसी चावल का सच इस समय जापान करते हैं। इनकी जीवन शैली का एक प्रमुख हिस्सा है। चावल की खेती जापान की ग्रामीण जीवन शैली का आधार रहा है। ये सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक विरासत है, और जीवन जीने का तरीका जापान में है। कला और शिल्प के साथ इसका जुड़ाव है। चावल के भूसे का उपयोग पारंपरिक कला और शिल्प जैसे कि वागम जो कि धान के पुआल की बुनाई होती है उसमें किया जाता है। शिमेनावा जो कि पवित्र पुआल की रस्सी बनाने में होता है। इसका आर्थिक महत्व भी काफी ज्यादा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार चावल जापान में है। सदियों से चावल की खेती जापान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार रही। कई परिवार अपनी आजीविका के लिए चावल उत्पादन पर निर्भर हैं। उनकी आत्मनिर्भरता भी इससे है। जापान में चावल उत्पादन को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा माना जाता है। देश अपनी चावल की जरूरतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भरता बनाए रखने की पूरी कोशिश करता है, भले ही इसकी लागत आयातित चावल से ज्यादा क्यों न हो जाए। सरकार आयातित जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने पास चावल का भंडार भी रखती है। जापानी चावल अपनी उच्च गुणवत्ता और विशिष्ट स्वाद के लिए जाना जाता है। कुछ प्रीमियम जापानी चावल की किस्में हैं, इनको दुनिया में महंगे चावलों में गिना जाता है। तो ये चावल में जापान में चावल का संकट गहराता जा रहा है। और ये थी आज की 3 खबरें जिनका हमने बारीकी से विश्लेषण किया। फिर दोबारा मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।